आज हम लोग हिस्ट्री में वही अध्याय जो उपनिवेशवाद और शहर, उपनिवेशवाद और शहर ये वास्तव में अंग्रेजों के बाद का ये हमारी भारत है, जिसमें कैसे कैसे शहरों में परिवर्तन हुए और किस प्रकार से हमारा ये जनपद हैं, हमारे ये जो शहर हैं कैसे तब्दील हुए, कैसे इसमें चेंज हुआ। एक नई राजधानी के रूप में दिल्ली को न बना करके अन्य क्षेत्र को बनाया गया। क्यों? इसको हम लोगों ने पढ़ा। आज एक अतीत का ध्वंस, अर्थात 1857 से पहले 1801 एक अतीत, ठीक है, एक अतीत का ध्वंस, एक अतीत का ध्वंस यानी 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे उपनिवेश शहरों से काफी अलग था। मद्रास, बंबई, कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थी। अब देखिए, अब इसमें गोरे ऐसा चाल चलते थे कि अपने भारत को गुलाम बनाने के बाद ये इनका इतिहास ऐसा बताता है कि ये भारतीयों और मुस्लिमों को अलग रखते थे। अपनी इनकी बस्तियां और अपने ये बड़े ढंग से खाते पीते थे, मौज करते थे और इनकी नींद प्रायः ही बराबर सताने, हराने और प्रताड़ित करने का था। ये अपने अलग निवास में रहते थे और इनको भारतीय लोग जो काले का नाम देते थे, इनको वे काले कहते थे। इलाकों में अंग्रेज लोग अपने अलग किस्म के ढंग से निवास करते थे। 1739 तक दिल्ली नादिर शाह के हाथों तबाही और लूट खसोट का सामना कर चुकी थी। शहर के पतन पर दुख भरे लहजे में 18वीं सदी के उर्दू शायर मीर तकी मीर कहते हैं, दिल्ली जो एक शहर था आलम में खत इंतखाम, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े तैयार के, मैं उसी उजड़ी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जो एक जमाने में दुनिया का सबसे भव्य शहर थी। एक जमाने में जो दुनिया का सबसे भव्य शहर थी, इसको अंग्रेजों ने ध्वस्त किया, इस पर अनेक प्रकार के प्रहार लगाया और हर तरह से क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। एक नई राजधानी की योजना, अब एक नई राजधानी की योजना, अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था। लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था। अब देखिए, अभी जो कलकत्ता हमारी राजधानी है, वो पहले जो दिल्ली है वो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार उसको नहीं मानती। कलकत्ता को ही बनाया, परंतु विक्टोरिया रानी के एक विशेष आयोजन में वो दिल्ली में कार्य हुआ। इसका भी वजह था, इसको ही बनाने की प्रेरणा थी। 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का
राजा बनाया गया। अब देखिए जॉर्ज पंचम, ये जॉर्ज पंचम, ठीक है, 1911 में 1911 में जॉर्ज पंचम को बनाया, इंग्लैंड का राजा बनाया गया। इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि अब कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए उस सभा में इस विचार को पारित किया गया। इस पर बहस चला। इस तरह से नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा के ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो और उसमें दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों आद को पूरी तरह से एक अच्छे नमूनेदार बनाने का उनकी इरादा पक्की हुई। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और गलियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज्यादा हरा भरा बनाया गया। वहां पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि यह दिल्ली वास्तव में राजधानी लगे और उसका स्वरूप अन्य शहरों से एक अलग दिखता हुआ प्रतीत हो, दिखाई दे। गतिविधि, बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासक के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। अब वे इनके जब राज हुआ अंग्रेजों का तो मुस्लिम भी अपने उपनिवेश को संभालने में सक्षम नहीं थे और वो भी इनसे घबराते थे क्योंकि इनका क्रूर जो चाल था वो हिंदू मुस्लिम को पदचलित करने का था। औपनिवेश बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। वे बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवां छत और इमारत होती थी और ऐसे में वो अंग्रेज अपने स्वतः परिवार के साथ निवास करते थे। नगर पालिका योजना बनाती है। 1931 की जनगणना से पता चला है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। जैसे पहले शहरों में लोग वास्तव में कम संख्या में निवास करते ही थे और शहरीकरण धीरे धीरे सुविधाओं के होते हुए वो विराजमान हुआ और लोग सुविधाओं को यह देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किए। अब देहातों की अपेक्षा शहरों में लोग क्यों जाते हैं? इन्हीं सुख सुविधाओं के आधार पर। किससे कहा जाएगा कि कोई उद्योग यहाँ पर क्यों स्थापित है, तो आप बताएंगे ना, तो वहाँ पर आवागमन के साधन है, वहाँ पर कच्चे माल हैं, वहाँ पर हर प्रकार के यातायात सुविधाएं उपलब्ध, रोजगार को, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए वहाँ पर ये तरीके हैं, ये सब उपकरण है। तो उसी प्रकार से हमारे जो वो शहरों में लोग पहले कम संख्या में रहते थे क्योंकि विकास कम था और जब काफ़ी विकास हो गया तो लोग शहरीकरण हो गया, अर्थात लोग ज़्यादा संख्या में निवास करने लगे। 1890 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट बेकार नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। यहीं बेकार की मुलाकात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड्स से हुई, जिसने बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और प्राचीन रोमन वो यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भाव पैदा कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में स्थित प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिसकी रूपरेखा बेकर ने तैयार की थी। इसमें प्राचीन प्रतिष्ठित वास्तुकला शिल्प के तत्वों का इस्तेमाल किया गया, जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में भी इस्तेमाल किया। यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की तरह एक पहाड़ी स्थित नुमा बनाया गया। क्या आपने ध्यान दिया कि सत्ता में बैठे लोग नीच
नीचे से ऊपर की ओर देखने की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ देखना पसंद करते हैं। यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों को शाही दफ्तरों के लिए बनाया गया था। अर्थात वास्तव में हम देखते हैं कि जो कहीं कहीं प्लेटफार्म पर देखते हैं जो ये भवन बनाए गए हैं, वो कैसे इस प्रकार से उनका जो छत है ऐसे बैलेंस नहीं है, वो ऐसे मुड़ा हुआ धनुषाकार में, और बिल्डिंग की लंबाई बहुत ऊंची ऊंची, ये अंग्रेजों के समय का है। ऐसे ही नई दिल्ली में आप पुरानी दिल्ली में देखेंगे तो काफ़ी, लखनऊ में देखेंगे, आगरा में देखिए, अन्य जगह की ओर आप देखें तो वास्तव में काफ़ी ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ ये बिल्डिंग इमारतें मिलती है। और उसमें अब तो वास्तव में पूरे स्टेशनों पर आप देखिए पूरे चेंज हो रहा है, सारे तोड़ करके अलग से बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि लाल किला ये वास्तव में अंग्रेजों के ये समय नहीं, बल्कि लाल किला तो ये मुस्लिमों का समय है, लेकिन कुछ अंग्रेजी भवन वहाँ पर अभी भी विद्यमान है, जिसको अभी नए रूप में नहीं बनाया जा सका है। इस प्रकार से आप एक उपनिवेश और उपनिवेशवाद और शहर कैसे विकसित हुआ, शहरीकरण क्या है, इस सभी उपखंडों को हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। शेष इसमें कुछ रह भी गया हो तो आप भैया बहनों अपनी पुस्तक को, वास्तव में आपके पास इसमें काम कम है तो इसलिए पुस्तक को आप अवश्य ही पढ़ें, तब जाकर के आपको विस्तृत और जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारियाँ जो शब्दों के माध्यम से, जैसे कि आप इस प्रकार से दिया गया है कि ये अब इतने पढ़ाने के बाद ये सारी बातों को बताना एक और भी अलग से बात हो जाती है, क्योंकि ये इतने कम समय में, एक तो मोबाइल में ये जो अधिक समय होता है तो जा नहीं पाता है। जैसे दरगाह, सूफी संत का मकबरा, एक इसे कहते हैं। खानकाह क्या है, ईदगाह क्या है, कुल देश क्या है। खानकाह यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। ईदगाह मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्योहार होते हैं। कुल देश एक ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिसको आप लोग बिना बताए, हम लोग कभी बताते भी हैं, लेकिन बिना बताए इसको पढ़ना भी चाहिए और इसको नोट भी करना चाहिए। ये आएगा कि कुछ पारिभाषिक शब्दों को लिखिए तो आप कहेंगे इसको लिखाया नहीं गया, तो आप अपने अलग से क्या करते हैं, ठीक है। अब तो ये कुछ सीमित क्वेश्चन जो हैं पाठ के बाद दिया गया है, जिसको हम लोग उत्तर लिखवाते हैं, परंतु उतना ही नहीं, और जो भैया मैंने जिनको सामाजिक ज्ञान इतिहास ठीक करना है वो अलग से पढ़ करके और क्वेश्चन को तैयार करते हैं, उसका उत्तर लिखते हैं, पारिभाषिक शब्दों को खोज करके लिखते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में ये सब काम आएगा। आपकी जनरल नॉलेज में आ जाए खानकाह किसे कहते हैं। अब आप कहेंगे ये तो कभी सुना नहीं गया, खानकाह क्या है, ईदगाह क्या है, दरगाह क्या है। तो इन्हें आप परिभाषिक शब्दों को भी लिख लेंगे और जो प्रश्नोत्तर दिया गया है इसको आप लिखेंगे।